Very good morning to all my dear students. Today we will discuss the topic समास. समास और संधि आप पिछली कक्षाओं में भी करके आए हो. आपने जूनियर क्लासेस में समास और संधि दोनों टॉपिक किए हुए हैं. This is not new topic for you, but in the 10th class this topic will come again, and for 4 marks it will be asked in the final examination. 4 marks के लिए आपको ये फाइनल एग्जाम में पूछा जाएगा. नोट कर लीजिए. समास किसे कहते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे. परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर जब एक नया सार्थक, सार्थक होता है जिसका कोई अर्थ निकलता हो, सार्थक मीन्स जिसका कोई अर्थ निकलता हो, शब्द बनता है तो उस मेल को हम समास कहते हैं. एज इट इज गिवन कि परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहा जाता है. और जस्ट अ मोमेंट, सम स्टूडेंट्स स्टिल आर ज्वाइनिंग. समास जो शब्द है ये संस्कृत धातु अस का से मिलकर बना है. अस का अर्थ होता है संक्षेप, मतलब छोटा. संक्षेप मतलब छोटा, संक्षेप करना मतलब छोटा करना. सम उपसर्ग जोड़कर समास शब्द बना है जिसका अर्थ है समाहार या मिलाप. इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समास का वास्तविक अर्थ होता है संक्षेपीकरण. क्या अर्थ होता है? संक्षेपीकरण, अर्थात उसे छोटा करना. जैसे कि कमल के समान नयनों वाली कमल नयनी. चंद्र के समान मुख को हम चंद्रमुख भी कह देते हैं, अर्थात बड़े, जैसे चंद्र के समान. हमें बहुत सारे पद इस वाक्यांश में मिल रहे हैं और इसको हमने एक शब्द में कह दिया, चंद्रमुख या कमल के समान नयनों वाली कमल नयनी. समास जो है इसमें दो पद होते हैं, दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं. पहले पद को हम पूर्व पद कहते हैं. शब्द और पद के बारे में आपको पता ही है. तो पहले पद को हम पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को हम उत्तर पद कहते हैं. और इन दोनों के समास से बना नया शब्द जो कहलाता है वो समस्त पद कहलाता है. जैसे कि बहुत सारी एग्जाम्पल्स भी दी गई हैं आपकी बुक में. सबसे पहले जैसे घुड़सवार है, पुस्तकालय है, पुस्तकों का आलय पुस्तकालय, घोड़े पर सवार घुड़सवार. उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि समास के कितने भेद होते हैं. सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक पूर्व पद होता है और बाद वाले पद को हम उत्तर पद कहते हैं. पूर्व पद और उत्तर पद, दो पद या दो से अधिक भी हो सकते हैं. समास के मुख्यतः आपने जब 8th क्लास में समास का टॉपिक किया था तो वहाँ पर भी आपने देखा था कि समास के कुल 6 भेद माने गए. मुख्यतः 4 माने गए हैं और 2 भेद जो है वो तत्पुरुष समास के माने गए हैं, कर्मधारय समास और द्विगु समास. अभी आपने PT 1 में तत्पुरुष समास और अव्ययी भाव समास के बारे में करना है. तत्पुरुष समास और अव्ययी भाव समास आज हम डिस्कस करेंगे. 2 भेदों के बारे में आपकी बुक में मुख्यतः 6 भेद दिखाए गए हैं, लेकिन इसमें जो सेकंड और थर्ड है वो तत्पुरुष समास का ही भेद माना गया है, कर्मधारय समास और द्विगु समास. नंबर 1 कौन कौन से भेद हैं इसको मेरे साथ साथ आपने लर्न करना है. नंबर 1 जो है तत्पुरुष समास, नंबर 2 कर्मधारय समास, नंबर 3 द्विगु समास, नंबर 4 अव्ययी भाव समास और नंबर 5 द्वंद्व समास और नंबर 6 बहुव्रीहि समास. जैसा कि आप देखो कि आपकी बुक में ये पिक्चर के रूप में भी दिखाया गया है. और आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे अव्ययी भाव समास के बारे में. हम आज डिस्कस करेंगे अव्ययी भाव समास. निकाल लो सभी स्टूडेंट्स.
यस, अव्ययी भाव किसे कहते हैं, अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, अच्छी तरह समझना है सभी बच्चों ने। एक बार आपने समझ लिया ना तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप अच्छे से उसको जो है रिमेम्बर भी रख पाओगे और पेपर में आप अच्छे से अटेम्प्ट भी कर पाओगे, राइट। अव्ययी भाव समास किसे कहा जाता है? इसमें पहला शब्द प्रधान होता है, पहला जो पद है वो शब्द जो है वो प्रधान पाया जाता है। अगर हम इसकी परिभाषा देखें, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा क्या है उसके बारे में बात करते हैं कि वह समास जिसका पहला पद अव्यय हो, वह समास जिसका पहला पद अव्यय हो और उसके संयोग से या मेल से जो समास समस्त पद बनता है वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। फिर से एक बार परिभाषा करेंगे कि वह समास जिसका पहला पद अव्यय हो। अब आपके मन में भाव आएगा कि अव्यय क्या है? अव्यय वे शब्द होते हैं जिन पर, ध्यान से समझो, अव्यय वे शब्द होते हैं जिन पर लिंग वचन कारक का प्रभाव नहीं पड़ता, वे बिल्कुल भी नहीं बदलते, ज्यों के त्यों ही रहते हैं, जैसे होते हैं वैसे ही रहते हैं। जैसे कि अ जमा व्यय, अ मतलब ना, नहीं, और व्यय मीन्स खर्च, खर्च होने वाला, व्यय का अर्थ होता है वैसे खर्च होने वाला, अर्थात जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता उसे हम अव्यय शब्द कहते हैं। जिनमें अविकारी शब्द आपने जूनियर क्लासेस में किए हुए हैं, जिनमें लिंग वचन कारक किसी के कारण भी कोई परिवर्तन ना आए, वे अव्यय शब्द कहलाते हैं। तो परिभाषा के अनुसार हमें ये बात अच्छे से समझनी होगी कि वह समास जिसका पहला पद अव्यय है और उसके संयोग से समस्त पद भी अव्यय बन जाए उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। सबसे पहले आपने इस बात को अच्छे से रिमेम्बर रखना है। और संस्कृत में अव्ययी भाव समास में पूर्व पद अव्यय होता है और उत्तर पद संज्ञा या विशेषण हो सकता है। जैसे कि बहुत सारे उदाहरण भी आपके बुक में दिए हैं, भर पेट, यथा संभव, यथा स्थान, यथा योग्य आदि। लेकिन हिंदी के समासों में इसके अपवाद स्वरूप पहला पद संज्ञा और कई बार विशेषण भी देखा जा सकता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर दिया गया है हाथों हाथ, तो हाथ एक संज्ञा शब्द है। हर घड़ी, हर घड़ी, हर जो है वो विशेषण शब्द है। तो कई बार अपवाद भी होता है, लेकिन विद इन प्रैक्टिस आपको अपने आप करने आ जाते हैं। बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, ये सभी उदाहरण आपने कर लेने हैं अच्छे से। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल हम ले ले आ समुद्र, समुद्र पर्यंत, आ समुद्र का अर्थ होता है समुद्र पर्यंत। आ जन्म, जन्म से लेकर, आज्ञा अनुसार, आज्ञा के अनुसार, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा नियम, नियम के अनुसार, यथा शीघ्र, जितना शीघ्र हो सके, यथोचित, जितना उचित हो, प्रतिदिन, दिन दिन या हर दिन, प्रति वर्ष, वर्ष वर्ष या हर वर्ष, भरसक, पूरी शक्ति से, भरसक प्रयास करना, बहुत अधिक प्रयास करना, पूरी शक्ति से प्रयास करना, प्रयास होता है कोशिश। उसके बाद द्वार, द्वार, हर द्वार, यहाँ पर दो शब्द जो हैं वो पुनरुक्ति है, रिपीटिशन हो रही है। तो यहाँ जो जहाँ पर भी रेपिटेशन होती है वहाँ प्रत्येक का भाव पाया जाता है, हर एक का भाव पाया जाता है। जैसे कि आमरण, मरण पर्यंत, मरने तक, आ जानू, जानुओं यानी कि घुटनों तक, यथाविधि, विधि के अनुसार, यथा संभव, जैसा कि संभव हो, यथा मति, मति मतलब होता है बुद्धि, मति के अनुसार, बुद्धि के अनुसार व्यक्ति काम करता है ना बुद्धि के अनुसार, तो मति मीन्स बुद्धि, यथा सामर्थ्य, उसकी कैपेसिटी कितनी है काम करने की, वह कितना काम कर सकता है, सामर्थ्य के अनुसार। प्रत्यक्ष मतलब आंखों के सामने, प्रत्येक, एक एक, भर पेट, पेट भरकर, भरपूर, पूरा भरा हुआ, घर घर, प्रत्येक घर, बीचों बीच जो है बीच ही बीच में, साफ साफ, साफ साफ का अर्थ होता है
बिल्कुल स्पष्ट होना, साफ साफ मतलब स्पष्ट होना, अनुरूप रूप के योग्य, बखूबी खूबी के साथ, बाकायदा कायदे के अनुसार, बेमतलब मतलब के बिना, निसंदेह संदेह रहित। तो ये थे सारे अव्ययी भाव समास के एग्जाम्पल्स। अब आप जो है वो निकाल लीजिए। सबसे पहले तत्पुरुष समास के बारे में अब हम बात करेंगे। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? तत्पुरुष समास करने से पहले आपके माइंड में कारक की सारी विभक्तियां जो हैं वो होनी चाहिए। जिसको कारक की विभक्तियां याद होंगी ना, उसको बहुत जल्दी से ये इसकी पहचान हो जाएगी और किस प्रकार करना है वो पता चल जाएगा। अब तत्पुरुष समास की क्या पहचान है? तत्पुरुष समास वह समास है जिसका उत्तर पद मीन्स बाद का पद प्रधान हो और समस्त पद में विभक्तियों या परसर्कों का प्रयोग हो या लोप हो, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। विभक्ति क्या है? का, के, की, रा, रे, री, कर्ता ने, कर्म को, करण से, ये सब विभक्तियां आप जूनियर क्लासेस में करके आए हो। तो जिसको बच्चे को विभक्तियां नहीं भी याद है, कोई बात नहीं, आप एक बार सारी विभक्तियों की दोहराई कर सकते हो इसको करने से पहले। अब इसमें जो मुख्यतः बात आपने याद रखनी है, तत्पुरुष समास में पहली बात याद रखो कि इसमें उत्तर पद की प्रधानता रहती है और विभक्तियों का और परसर्कों का लोप हो जाता है जब हम इससे समस्त पद बनाते हैं। लेकिन जब हम इसका विग्रह करते हैं तो हम विभक्तियों या परसर्गों का प्रयोग करते हैं। दिस इज टू रिमेम्बर, याद रखनी है अपने ये बात। और दूसरी बात आपने क्या याद रखनी है कि आपने पहली विभक्ति कर्ता ने और आखिरी विभक्ति संबोधन, इन दोनों को इग्नोर करना है, नेग्लेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि इसका तत्पुरुष समास में प्रयोग नहीं किया जाता। हम हमेशा दूसरी विभक्ति से ही शुरू करते हैं। जैसे कि कर्म की विभक्ति, कर्म कर्ता ने कर्म को, कर्म कारक की विभक्ति है को। उसके बाद करण कारक की विभक्ति है से या के द्वारा, संप्रदान के लिए। अपादान से, अपादान से पृथकता का भाव होता है। अब आपके माइंड में आएगा कि मैम करण तत्पुरुष की भी विभक्ति से है और अपादान तत्पुरुष समास की विभक्ति भी से है, दोनों की पहचान कैसे हो? अब करण कारक जिससे कोई कार्य संपन्नता का बोध होता है, जैसे माता जी ने जो है वो माता जी ने चाकू से सेब काटा, मतलब सेब किससे काटा गया? चाकू से। कार्य संपन्न किससे हो रहा है? चाकू से। अब जहां पर पृथकता का भाव आता है, जैसे कि बच्चा बस से गिर गया, से बच्चा बस से पृथक हो गया, अलग हो गया, जहां अलग होने का भाव आएगा वहां हम अपादान कारक का प्रयोग करते हैं और इसका प्रयोग हम तत्पुरुष समास बनाते हुए करते हैं। उसके बाद संबंध का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण में, पर आदि विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तत्पुरुष समास के कुल 6 भेद माने गए हैं। सबसे पहला है कर्म तत्पुरुष समास, दूसरा है करण तत्पुरुष समास, तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास। अब कर्म तत्पुरुष समास हम जब इसका विग्रह करते हैं तो को का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसकी विभक्ति क्या है? को। जैसे सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त, यश प्राप्त, यश को प्राप्त, स्वर्गगत, स्वर्ग को आगत, परलोक गमन, परलोक को गमन, शरणागत, शरण को आगत, ग्राम गत, ग्राम को गत मीन्स गया हुआ, जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। उसके बाद है करण तत्पुरुष समास। अब करण तत्पुरुष समास में से का लोप हो जाता है और जब हम इसका विग्रह करते हैं तो इसका प्रयोग करते हैं। दोनों तरीके से ही आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि आप समस्त पद का विग्रह करें या विग्रह करके दिया होगा आप उसका समस्त पद बनाएं। तो यू मस्ट रिकॉग्नाइज, यू मस्ट नो कि आपने किस प्रकार उसको करना है। जैसे तुलसी कृत, तुलसी से कृत,
हस्तलिखित, हस्त से लिखित, हस्त किसे कहते हैं, हाथ को कहा जाता है। मदांध, मद से अंधा। रेखांकित, रेखा से अंकित, कहते हैं ना अंडरलाइन दिस, रेखांकित करो। रेखांकित मतलब रेखा से अंकित कर दिया जाता है कि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सूर रचित, सूर द्वारा रचित। बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पर गिवन है, ये आज आपने सारी रिवाइज करनी है। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। मन घड़ंत, मन से घड़ा हुआ। स्वरचित, स्व से रचित। ईश्वर दत्त, ईश्वर द्वारा प्रदत्त। प्रेमातुर, प्रेम से आतुर। भयाकुल, भय से आकुल। मन माना, मन से माना। और गुण युक्त, गुण से युक्त। दयाद्र, दया से आर्द्र। नेक्स्ट है संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास की विभक्ति है के लिए, जैसे यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। विद्यालय, विद्या के लिए आल्य। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। ऑल आई एम नॉट रीडिंग, यू मस्ट रीड इट योरसेल्फ, रिवाइज करिए इसको। इसकी पहचान क्या है वो मैंने आपको बता दी है। जैसे रसोई घर, मैक्सिमम आई एम रीडिंग फॉर यू, बट अगर बीच में कोई स्किप कर रही हूँ मैं तो आपने उसको एक बार खुद रीड करना है। रसोई घर, रसोई के लिए घर। गौशाला, गौ के लिए शाला, गाय रखने के लिए गौशाला बनाई जाती है ना। जहाँ भी कृष्ण जी का मंदिर होता है वहाँ पर आप देखोगे कि गौशाला होती है। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। राह खर्च, राह के लिए खर्च। आप अपने मम्मा को कहते हैं मम्मा राह के लिए कोई, रास्ते के लिए कोई खर्च दे दो, तो राह के लिए खर्च, राह खर्च। हवन सामग्री, हवन करने के लिए सामग्री मंगाई जाती है, हवन के लिए सामग्री। आराम कुर्सी, आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी। नेक्स्ट, मूविंग अहेड टू द अपादान तत्पुरुष समास। जस्ट अ मोमेंट। अपादान तत्पुरुष की विभक्ति है से। अब यहाँ पर अपादान की विभक्ति भी से है यहाँ, लेकिन पृथकता का भाव आएगा, विमुख होने का भाव आएगा, अलग होने का भाव आएगा। जैसे कि धनहीन, धन से हीन। देश निकाला, देश से निकाला, देश से पृथकता का भाव है। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट हो जाना, अपने रास्ते से भटक जाना। स्वर्ग पतित, स्वर्ग से पतित। गुणहीन, गुणों से हीन। धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट हो जाना। जन्मांध, जन्म से अंधा। नेत्रहीन, नेत्र से हीन। धर्म विमुख, धर्म से विमुख। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। उसके बाद नेक्स्ट है संबंध तत्पुरुष समास। अब संबंध तत्पुरुष समास की पहचान आपको पता होनी चाहिए। का, के, की, रा, रे, री। इसकी पहचान है, जैसे देवदास, देव का दास। सेनापति, सेना का पति। उद्योगपति, उद्योग का पति। मृत्युदंड, मृत्यु का दंड। देशवासी, देश का वासी। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। राजा, राजपुत्र, राजा का पुत्र। राजसभा, राजा की सभा। प्रजापति, प्रजा का पति। और अमृत धारा, अमृत की धारा। पराधीन, पर के अधीन। राजनीतिज्ञ, राजनीति का ज्ञाता। ज्ञाता किसे कहा जाता है, जिसे ज्ञान हो। ज्ञाता किसे कहा जाता है, जिसे ज्ञान होता है। राजनीति, यू नो पॉलिटिक्स को कहते हैं राजनीति। राजभक्ति, राजा की भक्ति। गंगा तट, गंगा का तट। जीवन साथी, जीवन का साथी। तो का, के, की विभक्तियों का प्रयोग हुआ है विग्रह करते समय। विद्या का सागर, विद्या, अविद्या सागर, विद्या का सागर। ये सारी एग्जाम्पल्स इसकी दी गई हैं। लखपति, लाखों का पति। पर निंदा, पर की निंदा। पर किसे कहा जाता है, दूसरों की। पर निंदा, दूसरों की निंदा। कहते हैं पर निंदा नहीं करनी चाहिए, हमें दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए। आज्ञा अनुसार, आज्ञा के अनुसार। प्रसंगानुसार, प्रसंग के अनुसार। प्रसंग मीन्स जो टॉपिक है उसके अनुसार। प्रजापति, प्रजा का पति। तो बहुत सारे इसके उदाहरण यहाँ पर आपकी बुक में दिए गए। नाउ मूविंग अहेड टू द पार्ट नंबर 6, अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास की क्या पहचान है? इसमें में और पर,
में और पर विभक्ति कारक की विभक्ति का प्रयोग होता है जब हम इसका विग्रह करते हैं, और जब हम इसका समस्त पद बनाते हैं तो इसका लोप हो जाता है। जैसे युद्ध निपुण, युद्ध में निपुण, युद्ध निपुण, युद्ध में निपुण मीन्स कुशल होना, माहिर होना, युद्ध कला में कुशल होने वाले व्यक्ति को कहा जाता है युद्ध में निपुण। ग्रामवास, ग्राम में वास, वास मीन्स निवास करना, रहना। आप बीती, आप पर बीती। आनंद मगन, आनंद में मगन। कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ, पूरे कुल में, पूरे जो है परिवार में, पूरे कुल में, खान, कुल किसे कहा जाता है? खानदान को। यहाँ कुल खानदान को कहा गया है। कुल श्रेष्ठ मीन्स पूरे खानदान में जो श्रेष्ठ है, अति उत्तम है, उसे कुल श्रेष्ठ कह दिया जाता है। देशाटन, देश में अटन, अटन मीन्स घूमना फिरना। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। नगर निवास, नगर में निवास। शरणागत, शरण में आया हुआ, शरणागत शरण में आया हुआ। दानवीर, दान में वीर। विचार मग्न, विचार में मग्न होना, विचार मग्न, विचार में मग्न। उसके बाद है घुड़सवार, घोड़े पर सवार, घुड़सवार घोड़े पर सवार। अक्सर बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, घुड़ सवार को घुड़ पर सवार लिखते हैं। आप भी 8th क्लास में करते थे, आई रिमेम्बर। लेकिन घुड़ का अर्थ है घोड़े, घोड़े पर सवार। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, गृह मीन्स घर, ग्रह नहीं है शब्द, ग्रह नक्षत्र होते हैं, प्लैनेट्स को कहा जाता है। यहाँ गृह प्रवेश है, मतलब गृह मीन्स घर को कहा गया है। व्यवहार कुशल, व्यवहार में कुशल। कला निपुण, कला में निपुण। धर्म वीर, धर्म में वीर। नीति निपुण, नीति में निपुण। युद्ध वीर, युद्ध में वीर। वनवास, वन में वास करना, निवास करना, रहना। जग बीती, जग में बीती। सिर दर्द, सिर में दर्द। उसके बाद पार्ट नंबर 7 नए समास भी दिया गया है, जिसमें निषेध होने के अर्थ में न, अ और अन का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अन्याय, न न्याय। असफल, न सफल। अनुदार, न उदार। न का मतलब नहीं, नहीं मीन्स निषेध किसे कहा जाता है? नहीं। जहाँ किसी कार्य के लिए मनाही होती है, मना किया जाता है, या न का भाव होता है, तो जैसे कि अनपढ़, न पढ़ा लिखा, जो पढ़ा लिखा नहीं है उसे अनपढ़ कह दिया जाता है। अधर्म, न धर्म। अनीति, न नीति। अपठित, न पठित। अज्ञान, न ज्ञान। अनिच्छा, न इच्छा। तो दीज आर दी एग्जाम्पल्स गिवन। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आओ, कुछ और एग्जाम्पल्स दी गई हैं। चलो आप टर्न कर लो, मैंने इसका रिकॉर्ड नहीं किया इसको PDF में। अनादि, न आदि। अनिच्छा, न इच्छा। अकर्मण्य, न कर्मण्य। मैनी मोर एग्जाम्पल्स आर गिवन। अनहोनी, न होनी। अनंत, न अंत। अभाव, न भाव। अजर, न जर। अयोग्य, न योग्य। अनर्थ, न अर्थ। अनाथ, न नाथ। तो दीज आर दी एग्जाम्पल्स, ये सभी उदाहरण दिए गए हैं। आज का आपका वर्क क्या है? सभी बच्चों ने ऑनेस्टी से सारे अव्ययी भाव समास के उदाहरणों को और तत्पुरुष समास के उदाहरणों को अच्छे से रिवाइज करना है। पर डे आप वर्क करते जाओगे तो आपको एंड में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रैक्टिस के लिए असाइनमेंट मैं शेयर करूँगी, आपने उसको सॉल्व करना होगा अपनी नोटबुक पे, और उसके बाद मैं मैसेज दूंगी रोल नंबर वाइज जिन जिन बच्चों ने नोटबुक्स एज अ PDF शेयर करनी है। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल द स्टूडेंट्स। थैंक यू ऑल।